एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग आपके लिए रिवीजन वीडियोस जो है लेकर आ रहे हैं। और हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था बेटा, सीबीएसई का सैंपल पेपर डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो एक वीडियो ऑलमोस्ट आप लोगों के पास जा चुकी है। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ सैंपल पेपर। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, यहां पर हमें एक स्टैंड दिखा रखा है, एक सेटअप है फिजिक्स की लैब में। इस स्टैंड में क्या किया गया कि वैक्स की हेल्प से आयरन नेल को यहां पर अटैच कर दिया, ठीक है। और नीचे जो है वो बर्नर से हम इसको हीट दे रहे हैं। यहां पर क्या बोला गया कि he clamped an aluminium wire on a stand and fixed the pin to the free end. Suppose this is the aluminium wire. इसके इस फ्री एंड पर उसने एक पिन लगाया, उसको वैक्स की हेल्प से लगा दिया और हीट जब उसने यहां से देनी शुरू करी, क्या देखा गया कि कुछ टाइम बाद जो then he heated the wire with a burner from the end where the wire is clamped. Students observed in the pin fall off. वो देखता है कि पिन जो है वो नीचे गिर गई है, ठीक है। अब हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है कि इफ द टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर। पहले जो तार ले रखी थी वो एल्यूमिनियम की वायर थी, अब एल्यूमिनियम की जगह अगर सिल्वर की वायर ले लें, विल द स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशन चेंज। कि यहां पर अभी इसने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि पिन गिर गया हमारा, तो यहां पर पूछा गया है कि क्या पिन वापस से गिरेगा या ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगी कि पिन वहीं पर अटैच रहेगा। हम लोगों को क्या पता है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो यहां पर क्या होगा, हमारा जो पिन है वो बल्कि और जल्दी गिर जाएगा। देखो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, द पिन विल ड्रॉप बट विल टेक लेस टाइम। पिन तो गिरेगा ही गिरेगा लेकिन वो कम टाइम लेगा। क्यों? बिकॉज सिल्वर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम। सिल्वर इज आल्सो द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जितने भी हम लोगों ने मेटल्स पढ़ रखी हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर्स हैं, उनमें से सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट हम लोग डोमेस्टिक लेवल पर क्यों नहीं यूज कर सकते इसको, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस मेटल है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट। कि ये जो हमने एल्यूमिनियम की वायर यहाँ पर लगाई थी जिसके साथ हमने पिन को अटैच किया था, क्या वो पिघल जाती है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, नहीं पिघलेगी। नो, एल्यूमिनियम वायर विल नॉट मेल्ट बिकॉज मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इवन दो हम लोग अपने घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं वो भी एल्यूमिनियम का, जैसे आज की डेट में तो बहुत सारे मटेरियल्स के आ रही हैं चीजें। पहले के जमाने में जो कुकर है वो एल्यूमिनियम का ही बनाया जाता था। तो जब कुकिंग यूटेंसिल्स वहां पर बन रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे एल्यूमिनियम की वायर है वो मेल्ट नहीं होगी। बहुत ही देखो इजी क्वेश्चन था 2 मार्क में, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें अब 2 चॉइस दे रखी है कि या तो ऑप्शन ए अटेम्प्ट करना है या फिर बी अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट है, एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन केरोसिन एंड कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक कोई एलिमेंट है जिसको जब स्टोर किया जाता है तो केरोसिन में डालकर स्टोर किया जाता है, और ये वाला जो एलिमेंट एक्स है ये अपने ही ओर के साथ इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हम लोग किसी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके। एक्स फॉर्म्स एन आयनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। और अगर इस एक्स एलिमेंट की हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर क्या बन जाता है, हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। अब पूछा क्या है जी, कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। सबसे पहली बात तो है कि आपको एक्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम लोगों ने जब मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, और ये क्या करता है, एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ही तो हमने उसको केरोसिन में डालकर रखा। तो जब हमारा एलिमेंट एक्स है और यहाँ पर ये क्या होगा, क्योंकि ये खुद ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है बेटा, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। द सेकेंड थिंग, क्लोरीन के साथ जब ये आयनिक कंपाउंड बनाता है तो वो बनाता है NaCl। क्लियर है जी। तो अब पूछा है कि कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि एयर और वाटर के साथ जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है नो, कि हम उसको पानी में नहीं रख सकते। रीजन, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव एंड कैच फायर, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, दिस इज sodium. Name the process used and write the equation for extraction of
एक्स फ्रॉम इट्स ओर। अब उन्होंने बोला है कि जनरली हम क्या देख रहे थे कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको उनके ओर से अलग करने के लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कोक वगैरह का यूज करते हैं, बट क्योंकि ये तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और इसकी एफिनिटी जो है वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट तो काम में नहीं आएगा। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर हम लोग काम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन तो करना है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की हेल्प से होगा। कैथोड पर हमारी Na जाएगी, क्लोरीन पर हमारा Cl होगा, पोटेशियम जो है, अगर कुछ बच्चे सोडियम की जगह पोटेशियम लिखते हैं तो वो भी हमारा एक करेक्ट आंसर हो सकता है, बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। नाउ अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखते हैं जो कि चॉइस में दिया हुआ है कि द डोम्स ऑफ मेनी बिल्डिंग्स इन यूरोप आर मेड ऑफ कॉपर। डोम मतलब कि इस तरह का गुंबद शेप जो होती है बिल्डिंग्स की, तो उन्होंने बोला कि मोस्टली बिल्डिंग्स की जो डोम है वो यूरोप में कॉपर मेटल की बनी हुई है। These domes now appear greenish in color। आप आज के टाइम पर मतलब कितने हजार साल पहले की बनी हुई है वो, लेकिन अब वो जो है वो थोड़ी सी ग्रीनिश होने लग गई हैं। तो अब क्या पूछा है, Why do the domes appear greenish through copper is orange red in color। भाई कॉपर तो ऑरेंज रेड कलर का होता है, तो फिर वो ग्रीनिश क्यों होने लग गई हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड चैप्टर दोनों में ही एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, कोरिजन। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, हमारा कोरिजन के इफेक्ट की वजह से, और हम लोगों को ये बात मालूम है कि जब कॉपर की मेटल में कोरिजन होता है वो किसकी वजह से होता है कि जो कॉपर मेटल है वो हमारे एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसकी वजह से कॉपर कार्बोनेट बन गया। तो ग्रीन कलर की लेयर जो है वो यही है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज और कोरोडेड टू बेसिक कॉपर कार्बोनेट विच इज ग्रीनिश इन कलर। तो कोरिजन वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर काम आया हमारा। सेकेंड है, in your opinion should the copper domes be replaced by iron domes to overcome the problem of change of color to copper dome। अब उन्होंने बोला कि यार हम अगर कॉपर को हटा दें तो क्या उसकी जगह आयरन के डोम लगा सकते हैं। ऑब्वियसली नोट, क्योंकि आयरन में तो और जल्दी रस्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा, तो हमें वो भी नहीं करना। अब क्या बोलना है जी, इन्होंने आगे से क्या बोला है कि इसकी जगह हम क्या करें, domes used to made from thin sheets of metal, why did the ancient architects use copper to make domes। अब इन्होंने क्या किया कि कॉपर की पतली पतली सी जो शीट्स लगाई हुई है कॉपर के डोम के ऊपर, उन्होंने ऐसा क्यों किया। कॉपर इज हाईली malleable metal as thin sheets can be used to give different shapes of roof like the shape of a dome। उन्होंने बोला कि यहाँ पर उन्होंने कॉपर कैसे पतली सी लेयर कैसे चढ़ा ली, क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स आर मेलेबल, तो मेटल की मेलेबिलिटी की वजह से कॉपर को थिन शीट्स में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी था। दैट्स वाई ये जो डोम्स है हमारी वो कॉपर से कवर्ड है। चलो बेटा देखो कितने इजी क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पर। सिर्फ आपको अगर आपने केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल की अच्छे से पढ़ रखी है तो क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन देखो कैसे घुमा फिरा के, अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, कोरिजन की वजह से एसिड रेन का इफेक्ट हमने पढ़ा था ताजमहल में। ये क्वेश्चन भी आता है कई बार बोर्ड के एग्जाम में कि जो हमारा ताजमहल है उसकी जो व्हाइटनेस है वो अब येलो स्टोन पर होती जा रही है, उसका रीजन तो वो एसिड रेन की अटैक की वजह से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा 27th है, अमृता इलेक्ट्रोलाइज डिस्टिल्ड वाटर यूजिंग द सेटअप इन फिगर 1। यहाँ पर एक वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम दे रखा है। She was expecting two gases to be evolved at the anode and cathode respectively। उसे उम्मीद है कि जब वो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेगी तो यहाँ पर दो गैसेस जो है वो निकल कर आएंगी, एक कैथोड के ऊपर और एक एनोड के ऊपर। डायग्राम आपको दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, अब अच्छा और है क्वेश्चन कि सडनली शी रियलाइज दैट द बल्ब इन द सर्किट डिड नॉट ग्लो व्हेन शी यूज्ड डिस्टिल्ड वाटर। उसने देखा कि उसने कि ऐसा सर्किट तैयार किया और जब वो सर्किट तैयार किया उसने तो यहाँ पर क्या लिया है उसने कि डिस्टिल वाटर ले लिया। उसने बोला देखा कि डिस्टिल वाटर जैसे उसने लिया तो जो बल्ब था वो ग्लो करना बंद कर देता है। आफ्टर दिस रियलाइजेशन शी एडेड अ सब्सटेंस टू द डिस्टिल वाटर फॉर इलेक्ट्रोलिसिस टू टेक प्लेस। अब उसने क्या बोला जी कि उसको जैसे एहसास हुआ कि बल्ब ग्लो करना बंद कर दिया, उसने एक सब्सटेंस जो है वो डिस्टिल वाटर में ऐड किया। अब ये सारा था आपको इंफॉर्मेशन
आपके माइंड में इसके आंसर आ चुके होंगे, चाहे बेशक अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़े। अब है क्वेश्चन कि विच गैस वाज शी एक्सपेक्टिंग टू बी फॉर्म at the anode and which one at the cathode respectively. We know that water is made up of two gases, one is hydrogen and another one is oxygen. और जो ऑक्सीजन है वो खुद क्या है बेटा, एक एनायन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपोजिट वाली रोड पर जाएगी। तो देखो इसका आंसर दे रखा है कि she was expecting oxygen gas to be formed at the anode and hydrogen gas at the cathode. उसने ये उम्मीद की कि जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी एनोड पर जाएगी, जबकि जो हाइड्रोजन है वो कैथोड पर जाएगी। Why did the bulb not glow when Amrita passed electricity through distilled water? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आयंस नहीं होते हैं। तो ये इन्होंने लिखा है कि डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसका रीजन ये है। अब पूछा है कि कौन सा सब्सटेंस उसने ऐड किया, तो हम लोगों ने देखा था कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल सकते हैं, या फिर क्या कर सकता है कि सम NaCl डाल दीजिए उसके अंदर। तो हमारा जो, क्योंकि वहां पर आयंस रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही आयन रिलीज होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको नहीं करना है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सारा took 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein solution to it. मीन्स उसने एक बेस लिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है उसने, और उसके अंदर 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन की डाल दी। फिनोफ्थलीन क्या है, हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कि खुद एक कलरलेस इंडिकेटर है, और ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में कोई कलर नहीं देता, जबकि ये बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आते ही क्या कर देता है, मैजेंटा कलर दे देता है। द सॉल्यूशन टर्न पिंक इन कलर, शी एडेड dilute sulfuric acid in the above solution drop by drop until the solution in the test tube become colorless. 40 drops of dilute H2SO4 were used to change in color from pink to colorless. अब उसने क्या बोला है कि उसने पहले NaOH लिया था, फिनोफ्थलीन डाला, कलर पिंक हो गया। अब उसने क्या कर दिया जी, H2SO4 डाला। H2SO4 डालने के बाद जो पिंक कलर आया था वो पिंक कलर जो है वो डिसअपियर हो गया, और यहाँ पर H2SO4 की 40 ड्रॉप जो है वो काम में आई। अब क्या बोला इन्होंने कि when Sarah added a drop of NaOH to the solution, the color changed to back to pink again. अब जब कलरलेस हो गया था तो सारा ने क्या किया, वापिस से NaOH की एक ड्रॉप डाली, पिंक कलर वापिस से आ गया। सारा नाउ tried the activity with different volumes of NaOH and recorded her observation in the given table. वो क्या कर रही है, NaOH की एक ड्रॉप डाली, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, सल्फ्यूरिक एसिड का कितना वो अमाउंट डाल रहे उसने नोट डाउन कर लिया कि कलर जो है वो कलरलेस हो गया। फिर दोबारा से NaOH डाला, तो उसने जो अपनी ऑब्जर्वेशन है ना उसने एक टेबल बना ली। तो देखो फर्स्ट वाली में उसने अगर 2 ml NaOH था, 2 ml NaOH की वजह से जो पिंक कलर आता है उसको कलरलेस बनाने के लिए 20 ml जो है हमें H2SO4 यूज हुआ। 3 ml अगर उसने NaOH लिया है तो उसको कलरलेस करने के लिए 30 ml H2SO4 की जरूरत पड़ी। अब अगर उसने 4 वॉल्यूम ले लिया, 4 ml लिया है उसका अमाउंट, तो 40 ml की जरूरत पड़ी। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि इफ सारा यूज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि पहले उसने क्या ले रखा था बेटा, डाइल्यूट NaOH ही था और डाइल्यूट H2SO4 लिया था। हमें पता है कोई भी एसिड या बेस जब वो अपने डाइल्यूटेड फॉर्म में होते हैं तो एक तरीके से उनकी क्या है, पावर कम है, स्ट्रेंथ कम हो गई है, ठीक। अब उसने क्या किया कि भाई जो एसिड हमारा उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, तो उसने क्या किया कि अब डाइल्यूट एसिड की जगह उसने कंसंट्रेटेड एसिड ले लिया, और फिर पूछा है हाउ मेनी ड्रॉप्स विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज द कलर टू बी ऑब्जर्वेशन। अब कितनी जरूरत पड़ेगी उसको डाइल्यूट H2SO4 की, तो ये आपको बताना है और साथ में उसका रीजन भी देना है। तो देखो बेटा, इसका फर्स्ट का आंसर है हमारा कि
40 ड्रॉप से ज्यादा हमें चाहिए होगी, 40 ड्रॉप से कम हमें चाहिए होगी। क्यों? बिकॉज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स मोर H+ आयन। अभी मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा या कोई भी एसिड जो कंसंट्रेटेड होता है वो ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, तो वो ज्यादा H+ आयन निकालेगा। वो क्या करेगा, अभी यहाँ पर अगर मैं 40 ड्रॉप्स की जरूरत पड़ रही है डाइल्यूट वाले केस में, तो अगर मैंने कंसंट्रेटेड ले लिया है तो मुझे 40 से कम की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर इन्होंने देखो 40 के टुवर्ड्स ग्रेटर देन का साइन बनाया है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको ये साइन में दिक्कत आती है तो आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसे समझो कि 40 ड्रॉप्स मुझे डाइल्यूट एसिड की जरूरत पड़ रही थी उसको कलरलेस बनाने के लिए। अब अगर मैंने एसिड स्ट्रॉन्ग वाला ले लिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो कम चाहिए हो गई, तो कॉमन सेंस की बात है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि लेस देन 40 ड्रॉप्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। सारा मेजर्ड 20 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड फाउंड इट्स वॉल्यूम टू बी 1 ml। सारा ने क्या किया, उसने नापा। पहले वो ड्रॉप के अकॉर्डिंग डाल रही थी, अब उसने नापा कि ये जो ड्रॉप उसने 20 ली हैं इनका वॉल्यूम जो है वो 1 मिलीलीटर अगर है। इफ सारा ऑब्जर्व्ड अ चेंज इन कलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन बाय यूजिंग 3 ml ऑफ H2SO4। अब अगर 1 ml हमारी 20 ड्रॉप्स बना रहा है, तो यहां पर बोला कि अगर वो 3 ml NaOH ले रहा है तो हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ NaOH डिड शी एडेड टू द टेस्ट ट्यूब इनिशियली। उसने स्टार्टिंग में कितना ml NaOH डाला था। सल्फ्यूरिक एसिड की 20 ड्रॉप जो है वो 1 ml बना रही है। 1 ml में 20 ड्रॉप है तो 3 ml में कितना हो गया बेटा, 3 इंटू 20 60 ड्रॉप। ठीक है। अब नेक्स्ट है बी पार्ट में 2 चॉइस दे रखी है, सेकंड पार्ट है और करके। सारा टेक 10 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट H2SO4 इन टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन टू इट। 10 ड्रॉप्स डाली हैं, 1 ड्रॉप का मतलब था हमारा 1 ml, तो 10 ड्रॉप का मतलब कितना हो गया हमारा 3 ml। नहीं, 20 ड्रॉप से 1 ml की, तो 10 ड्रॉप्स डाली तो मतलब कि 0.5 ml हुआ। Then she added NaOH drop wise. Sarah observed such change in color adding 20 drops of NaOH. What change in color would she observe and why? B part में बोला कि सारा ने क्या किया, ऑब्जर्व अ चेंज इन कलर आफ्टर एडिंग टू 20 ड्रॉप्स। क्योंकि जैसे ही NaOH डाला, NaOH क्या चीज है, हमारा बेस है, तो बेस को डालते ही पिंक कलर आ जाता है। उन्होंने रीजन पूछा क्यों, क्योंकि वी नो दैट फिनोल्फथालीन जो है वो बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर देता है और एसिडिक सॉल्यूशन में वो कलरलेस हो जाता है। तो जब उसने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, एसिड था, कलरलेस हो गया। अब जैसे उसने बेस डाला, बेसिक मीडियम हो गया, जिसकी वजह से कलर पिंक आ गया। सी पार्ट है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द अबव एक्सपेरिमेंट। अभी जो ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसने, इसमें क्या केमिकल रिएक्शन होगी वो लिखनी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड व्हाई। इनमें से क्या चीज सच है और क्या नहीं। द फॉलोइंग रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने क्या कराया जी, NaOH एक बेस और एक लिया एसिड H2SO4। और क्या होता है यहाँ पर, जब कभी भी एक बेस और एक एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है जी, सॉल्ट। तो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई हमारी, इसलिए इसमें और साथ साथ में अगर हम देख रहे हैं तो आयंस भी चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ पर NaOH लिया बेटा हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 29th क्वेश्चन। अटेम्प्ट इधर ऑप्शन ए और बी। अब अगेन हमें यहां पर चॉइस दे रखी है, या तो हमें सिर्फ ए या फिर बी पार्ट अटेम्प्ट करना है। कि 5 मार्कर क्वेश्चन है हमारा। अ हाइड्रोकार्बन विथ फॉर्मूला CXHY undergoes complete combustion as shown in the following equation। कि हमें कोई हाइड्रोकार्बन, वहां पर हमें कार्बन का नंबर नहीं दिया हुआ, हाइड्रोजन का नंबर भी नहीं दिया हुआ, उसकी जगह XY लिखा हुआ है। उन्होंने बोला कि अगर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, इसको जब बंद किया गया, ऑक्सीजन बंद कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है,
तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है। अब इन्होंने हमारे से क्या क्वेश्चन बोला है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बेटा, यहां पर सॉल्व करने के बाद मेरा कितना कार्बन आ रहा है प्रोडक्ट में 6, ठीक है। तो 6 कार्बन आ रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में इधर कार्बन मेरा कितना होगा, कार्बन इधर 3, तो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 3, और इधर मेरे पास h कितना निकल कर आया 12, तो अगर वो सिंगल होगा तो हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। तो इसलिए x की वैल्यू आएगी 3, y की वैल्यू आएगी मेरी 6। कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, देखो बता रही हूं मैं आपको। जो प्रोडक्ट बने हैं वो बना है मेरा 6CO2, ठीक है। अब अगर 6CO2 है, 6 कार्बन, इसका मतलब स्टार्टिंग में वो, और प्रोडक्ट रिएक्टेंट इन्होंने क्या लिया है 2,2CX, इस 2 की मल्टीप्लाई x नंबर में करी तब जाकर 6 बनाया, तो x का मतलब क्या हो गया 3, इसका मतलब C हो गया मेरा 3, और y क्या बना है यहाँ पर H2O, ठीक है। अब H2O क्या है मेरा, H2O कितने बने हैं 6, 6 2 जा 12, इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग में H कितना होना चाहिए था जी 6, क्योंकि यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई करिए है, विदाउट 2 से मल्टीप्लाई करें वो कितना हो जाएगा हमारा 6। तो x की वैल्यू हो गई है मेरे पास 3, y की वैल्यू हो गई है 6, तो C3H6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द केमिकल और IUPAC नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या बना हमारा यहाँ पर, क्योंकि ये बना हमारा प्रोपेनॉल। सेकंड है व्हाट इज द IUPAC नेम, तो C3H6, तो C3H6 बेटा मेरा बन जाएगा, क्योंकि ये कौन सा फॉर्मूला से ऑब्टेन हो रहा है CnH2n, और CnH2n किसका फॉर्मूला होता है एल्कीन का, और कार्बन कितने यहाँ पर 3, तो ये मेरा मेंबर होगा प्रोपीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है कि कितने कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, तो वो मैं आपको एक बार दोबारा से बनाकर दिखा देती हूँ। C3H6, तो 3 कार्बन लगाओ पहले, 1 2 3, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 4, तो 1 2, ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच कर दी हमने, एक हाइड्रोजन इधर अटैच कर दी, और क्योंकि H केवल 6 ही हो सकते हैं तो एक H मैं इधर लगाऊंगी, एक H इधर लगाऊंगी, एक H इधर लगाऊंगी, तो 1 2 3 4 5 और एक इसके साथ लगा दूंगी। अब इनमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें सेटिस्फाई करने हैं। इस वाले कार्बन के भी 4 होते हैं, इसके भी कार्बन के 4 हो गए, तो 2 3, ठीक है 4 हो गए। इसी तरह से जब इसके भी हम यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो 1 2 3 और एक इधर है, 4 हो गए पूरे इसके। अब हाइड्रोजन वालों को हम x के साइन के थ्रू दिखाएं, अगर यहाँ पर भी x, इधर भी x और इधर भी x, इधर भी x, तो आपस में शेयरिंग कर लेगा ये, तो ये मेरे पास निकल कर आ जाएगा C3H6 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए अब नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेम द एल्कोहल विच ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस अबव हाइड्रोकार्बन। अब अगर मैं क्या करूं, इस वाले हाइड्रोकार्बन के साथ एक एल्कोहल ग्रुप को जोड़ दूं, तो हमें पता है कि ये क्या था मेरा प्रोपीन, और जब एल्कोहल ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है ऑल, तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ CXHY, मतलब कि प्रोपीन की हमें किसके साथ वो करवानी है, विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो हम लोगों ने बेटा ये पढ़ा था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इस वाले रिएक्शन का नाम हमने वहां पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ा था, है ना, कि जब हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर हम निकेल या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि जो वेजिटेबल ऑयल है हमारा वो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज
हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो यहाँ पर हमने लिया प्रोपीन, प्रोपीन का फॉर्मूला होता है C3H6, ठीक है, और प्लस H2, तो क्या बनकर आ गया हमारे पास C3H8, प्रोपेन बन गया जी हमारे पास, जो कि क्या है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम P एंड Q शो बिलो। यहाँ पर दो एलिमेंट है जिनका नाम P एंड Q है, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, तो चलो देखते हैं। P के क्योंकि दो ही शेल यहाँ पर ऑक्यूपाइड है, और दूसरे वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6, और 2 अंदर है, तो 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। इसका मतलब मेरा P क्या हो गया जी, 8 एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, और Q है इसकी 2, और सेकंड वाली शेल में 2 2 4 2 6 2 8 और 1, ठीक है, बाहर वाली शेल में, तो 2 8 1, तो जो मेरा Q है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रहा है 2 8 1, इसका मतलब ये हो गया मेरा Na, क्लियर। और इसके बाद जी है हमारा P में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, P में इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बैठ रहा है 2 और 2 2 4 5 6 2 6, इसका मतलब ये है मेरा ऑक्सीजन। तो जब मैं सोडियम और ऑक्सीजन की वो करवाती हूँ, ऑक्साइड बनाऊंगी, तो Na2S बनता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, Q2S। आपको देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें यहाँ से उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हैं, और हमें पता चल गया जी इसमें से एक हमारा एनायन है और एक हमारा कैटायन है। जब इनका हम केमिकल फॉर्मूले वाले कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, तो आंसर हो गया मेरा Na2S। यहाँ पर क्योंकि हमारे से Q और P आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं बोले, तो आपको ये जो Na और O वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर लिखा, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो ये आपको नहीं लिखना, ठीक है जी। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट है, गिव द केमिकल फॉर्मूला, ये हमने दे दिया, Q2S Q2P बना बेटा हमारा। थर्ड पार्ट है, द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज डिजॉल्व इन वाटर। अब ये जो हमारा कंपाउंड बना है Q2S, ये पानी में घुल जाता है। इज शी रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक इन नेचर। अब जो ये सॉल्यूशन बना, ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा। देखो अभी मैंने आपको कर बताया था क्योंकि यहाँ पर एक कैटायन और एक एनायन, मतलब कि अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करने बैठती थी तो मेरे पास क्या बनना था, सोडियम ऑक्साइड, और जो कि मेटल का ऑक्साइड है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो अब इन्होंने पूछा कि कैसा बनेगा जी वो हमारा, तो बेसिक बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नेक्स्ट है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अबव Q एंड इथेनॉल। अब यहाँ पर Q क्या था जी, सोडियम, तो सोडियम की इथेनॉल के साथ रिएक्शन करनी है। इथेनॉल का मतलब इथाइल एल्कोहल C2H5OH जो था, ठीक है। अब Q की रिएक्शन करवाने तो आपको सोडियम नहीं लेना, आपको Q ही लेना है, सोडियम की जगह 2Q लिया, और हम वहां पर क्या पढ़ रहे थे कि सोडियम एसीटेट बन जाता है, तो Na जहां पर आप बना देते हैं, Na की जगह यहाँ पर C2H5OQ आ जाएगा सिर्फ। देखो हम Na के साथ ये वाली रिएक्शन बेटा ऐसे लिखते थे कि C2H5OH प्लस 2Na, जब हम ये ले रहे थे तो हमारे पास बनता था C2H5ONa प्लस H2, ये वाला H रिप्लेस हो रहा था, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है 2 आ जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने Na की जगह ले लिया है Q, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर Q लिख देंगे हम Na की जगह। सिंपली आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सिर्फ क्वेश्चन समझने की देर है कि इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा क्या है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन P अंडरगोज बॉन्डिंग विद कार्बन। अब हमने P क्या देखा था कि P हमारे पास क्या है, एक अनायन है, और इसकी अगर हम लोग कार्बन के साथ इसकी बॉन्डिंग बनाते हैं तो क्या बनेगा, जैसे कि P अभी मैंने आइडेंटिफाई किया था, P बन रहा था ऑक्सीजन, तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन और P, O की जगह P ले लेंगे तो CP2 बन जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, वो हमें अटेम्प्ट नहीं करना है। अब आ जाओ जी सेक्शन सी पे। अब ये आ गया हमारा फिजिक्स का पोर्शन। केमिस्ट्री और बायो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिजिक्स 25 मार्क्स की आती है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्नव वाज मेकिंग नोट्स एंड ही रोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। कि किसी बच्चे का नाम दिया है, एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, कर्व्ड सरफेस, मतलब कि कर्व्ड सरफेस हमारी क्या हो सकते हैं जी, मिरर्स भी हो सकते हैं कर्व्ड सरफेस हमारी, और हमारे लेंसेज भी हो सकते हैं। अब उसने पढ़ने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, आपको क्या बताना है कि ही रोट डाउन द फुल स्टेटमेंट फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, फिर बाद में आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहली स्टेटमेंट उसने लिखी है, कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये बात बिल्कुल एकदम करेक्ट है, क्योंकि कनकेव मिरर वाले हमने केस में क्या देखा था बेटा, कि एक केस ऐसा था जब ऑब्जेक्ट हमारा पी और एफ के बीच में रखा हुआ था, तो इमेज हमारी कैसी बन रही थी, हाईली इनलार्ज बन रही थी, वर्चुअल बन रही थी और इरेक्ट बन रही थी। बाकी सारे केसेस में हमने क्या देखा था कि जो कनकेव मिरर है वो हमारी कैसी इमेज बना रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसने ये लिखा है कि भाई कनकेव मिरर दोनों तरीके की इमेज बनाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट इसने क्या लिखी है कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस रियल इन्वर्टेड इमेजेस रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। कि जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, जबकि ये वाली स्टेटमेंट तो बेटा हमारी रॉन्ग है, क्योंकि जो रियल इमेजेस होती हैं वो इन्वर्टेड इमेज होती है और मिरर वाले केस में, जबकि जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो वर्चुअल इमेज बना रहा था। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। थर्ड है, इन बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला दे रखा है जो कि एब्सोल्युटली ठीक लिखा हुआ है, और वेयर एफ इज फोकल लेंथ, वी इज इमेज डिस्टेंस। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब फोर्थ वाली देखते हैं। अब तक फर्स्ट वाली ठीक निकली हमारी और थर्ड वाली ठीक निकली है कि अच्छा, तीन ही दी है। अब हमारे से इन्होंने पेयर बनाकर पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो हमारी फर्स्ट एंड थर्ड थी, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा ठीक होगा, डी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर अस टू परसीव द डे स्काई एज ब्लू। हम लोग देखते हैं कि दिन में हमारा जो आसमान है वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है, और ये हमने किससे कनेक्ट किया था बेटा, जब हम लोग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है वो बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है, और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से आता है, जिस कलर की वेवलेंथ छोटी होती है वो फाइन पार्टिकल से स्कैटर हो जाता है। तो यहाँ पर अब कौन सा हमारा ऑप्शन सही आएगा, इन्होंने दिया है, एज सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर मोर देन अदर कलर। तो देखो अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ही ठीक है, हमें बाकी स्टेटमेंट्स की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा जो ए वाला ऑप्शन है वो हो गया करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन आ गया हमारा। तो असर्शन रीजन 32 क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर from a convex mirror of focal length 26 centimeter. The image will not form at infinity. कि उन्होंने बोला कि कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है जो कि 26 सेंटीमीटर, मतलब कि ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u 26 है, कन्वेक्स मिरर है हमारा, और फोकल लेंथ भी 26 दे रखी है। तो द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी, इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर नहीं बनेगी। ये स्टेटमेंट तो हमारी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब u और f हमारा इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है इन्फिनिटी पर जाकर नहीं बनने वाला हमारा ऑब्जेक्ट। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन गिव v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यार जब ऊपर ही लिख दिया इन्होंने कि इमेज जो हमारी v इन्फिनिटी पर नहीं बनेगी, तो जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग आ रही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा, इसमें से सी वाला ऑप्शन जाएगा, A is true but R is false। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक रे डायग्राम इन्होंने दे रखा है। द अबव इमेज शो द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इन्होंने बोला है कि शोन स्कीमेटिकली एज अ रेक्टेंगल इन द अबव इमेज। ये जिन्होंने रेक्टेंगल ऐसा बनाया ना, ये इन्होंने एक वो बनाई है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट है, मिरर भी हो सकता है, लेंस भी हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या चीज है। और अब हम देख रहे हैं कि ये लेंस है या मिरर है, इसकी इमेज के ऊपर हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये क्या बना है। यहाँ पर देखो जी, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस, इमेज कैसी बन रही है। ये था हमारा ऑब्जेक्ट बेटा, इमेज हमारी कैसी बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है हमारी, स्ट्रेट है क्योंकि। ठीक है, तो जो हमारे, अगर मैं मिरर की बात करती हूँ तो जो मेरा कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बन रही थी। और अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करती हूँ तो कन्वेक्स मिरर में दोनों ही इमेजेस जो है वो मिरर के पीछे बन रही थी। तो ना तो ये मिरर कनकेव है और ना ही ये कन्वेक्स मिरर है, तो मिरर वाला केस तो है ही नहीं। अब हम आ जाते हैं लेंस के ऊपर। लेंस वाले केस में हमें पता है कि जो कनकेव लेंस होता है वो हमेशा क्या करता है, छोटी और वर्चुअल इमेज बनाता है लेंस के सामने। दैट्स वाई दिस इज कनकेव लेंस। बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द अबव कैलकुलेट द फोकल लेंथ। तो अब आपको जो लेंस फॉर्मूला है बेटा, हमारा लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसकी हेल्प से यहाँ पर हमें दोनों की वो दे रखी है, इमेज की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बना है, लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो माइनस में ली जाती हैं और ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में ही होता है। तो u है -20, v है हमारा -10। लेंस फॉर्मूला में रख देंगे और ये वैल्यू और निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दोनों ही वैल्यू हमारे माइनस में है। तो यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई द टर्म्स, यहाँ पे क्या हमने अब क्या करेंगे जी, 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम आ गया हमारा 20। ठीक है, अब 10 का टेबल कितने टाइम पढ़ना है कि 20 हो जाए 2 टाइम्स, तो 2 और 20 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ना है 1। माइनस के साइन से हमारा माइनस का साइन जो है वो ये माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा इन दोनों के माइनस की वजह से। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया 1/f इज इक्वल टू 1/20। तो सॉल्व कर देंगे, f की वैल्यू आ जाएगी -20। ठीक है जी, क्योंकि कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस की जो रीडिंग्स होती है वो हमेशा माइनस में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो वो हमको नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। अटेम्प्ट आइदर ए और बी, या तो इसमें से ए वाला पार्ट अटेम्प्ट करना है आपको या बी वाला। पहले हम ए वाला देखते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट गिवन। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दे रखा है हमें। यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। ठीक है, तो बेटा हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ये वाले जो दोनों सर्किट है, एक ही सर्किट दे रखा है हमारा ए। ठीक है, और बी की हमें वैल्यू गिवन नहीं है, और सी ये दे रखा है जी हमें 8 ओम। 8 ओम के दो रेजिस्टेंसेस जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं। अब पूछा क्या है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर इन द कॉम्बिनेशन। सिर्फ हमें इस वाले का, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पर हमें उसका इफेक्टिव मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो आप लोगों को देखकर पता लग रहा है कि ये दोनों कौन से उसमें कॉम्बिनेशन में लगे हुए बेटा, पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है जी, आप दोनों ही 8 8 है, तो 1/Rp अभी एज इट इज लिखा रहने देंगे, 8 प्लस 1/8। तो 8 इसका एलसीएम आ जाता है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 8, सॉरी 2/8 1 4। तो क्या आया, 1/Rp इज इक्वल टू 1/4। देयरफॉर Rp इज इक्वल टू 4। तो Rp की इफेक्टिव जो हमारा रेजिस्टेंस है वो आ गया हमारा 4 ओम। तो यहाँ पर देखो, आप देख सकते हो बेटा स्क्रीन पे इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में कर रखा है। तो
आप इस तरह से, जिन बच्चों को मैथ्स आता है, वैसी बात है 10th क्लास के बच्चे हो आप लोग, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। ये नहीं कि मैडम ये छोटे बच्चों वाला तरीका है। आपके जो स्टेप्स है बेटा वो बेशक से बढ़ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा 110% करेक्ट होने वाला है। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप करने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा इसको पहले रब कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका हम। करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। अब 4 ओम रजिस्टर में उन्होंने पूछा है हमारे से कि आप करंट बताओ कितना है। अभी हमने क्या देखा कि 4 ओम रजिस्टर के लिए लिया है इन्होंने, तो आर हो जाएगा हमारा 4 ओम। आई निकालने के लिए बोला है, वी हमें कितना दे रखा है 8 वोल्ट। हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है जी फॉर्मूला, इन्होंने ये 4 + 4 क्यों कर दिया, ओके क्योंकि इन्होंने बोला है कि करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर, इन दोनों की जगह हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 4 आ गया था, तो ये वाला भी 4 है हमारा, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो 2 4 ओम है हमारे, 2 4 रजिस्टर है हमारे 4 ओम वाले। अब इनके लिए हमें वी की आई की वैल्यू निकालनी है। वी दे रखा है, ओम्स लॉ था V = I × R, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने। V की वैल्यू दे रखी है 8 ओम और हमारे पास R जो है, क्योंकि दोनों अब सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में क्या होता है दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए R1 + R2 कर देते हैं, इन्होंने डायरेक्टली कर दिया। अब 8/8 आ जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर। नेक्स्ट है हमारा और वाला। अब यहां पर अगेन हमें क्या दे रखा है, 2 रजिस्टर दे रखे हैं 24 ओम के, ये दोनों पैरेलल में हैं, और एक 12 ओम का रजिस्टर जो है वो सीरीज में दे रखा है। स्टडी द सर्किट एंड फाइंड आउट करंट इन 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम के लिए आपको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम बेटा क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा, यहां पर करंट पहुंचना है तो ऑब्वियस सी बात है यहां से करंट जाना शुरू करेगा। देखो पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखा है, तो यहां से करंट जाना शुरू करेगा, तो पहले तो यहां पर जाएगा, इसके बाद वो यहां पहुंचेगा। तो इन्होंने बोला है कि डायरेक्ट आपसे कि इस वाले का बताओ, तो इस वाले को करने के लिए इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है बेटा हमारा 24 और 24 ओम वाला जब हम सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास ये निकल कर आ गया 12 ओम, ठीक है। और अब इसकी जगह 12 ओम आ गया और दूसरा हमारा 12 ओम दे रखा था, अब ये दोनों हो गए हमारे सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल गया 24 ओम। अब क्या करेंगे जी, हमें निकालने के लिए बोला है आई। सेम ही क्वेश्चन ऊपर भी था, ठीक है, सेम ही पैटर्न है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं करना है। सिर्फ कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली अब ये वाला 12 ओम लिखेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। यार हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो सीरीज में है। ठीक इसी तरह से देखो जो पहले वाला क्वेश्चन था वहां पर भी ये था कि पॉजिटिव टर्मिनल, तो बेटा ये है ना, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जब करंट निकलना शुरू होगा तो तभी तो वो इधर पहुंचेगा, तो इसलिए हमने इसको दोनों को ही लेना पड़ेगा, सिर्फ हम एक को नहीं लेंगे। और ओम्स लॉ वाला जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे, V = I × R, तो हमारे पास I की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट पूछा है इन्होंने हमारे से, डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ अमीटर A1 एंड A2 इफ एनी, कि A1 और A2 में क्या कोई रीडिंग आएगी, तो नहीं आएगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है, हमने इनको सीरीज में कर लिया। और सीरीज में क्या होता है कि करंट हमारा इक्वल रहता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट है फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो ये हमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 35 क्वेश्चन जो है वो बेटा हमारा है ह्यूमन आई वाले चैप्टर से। इन्होंने आपको एक डायग्राम दे रखा है और द अबव इमेज शोज अ करेक्टिव मेजर्स फॉर अ पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन। इन्होंने एक करेक्शन वाला, देखो बीच में इन्होंने लेंस लगाया है, तो इसका मतलब जो हम लोग थर्ड वाला डायग्राम बनाते थे ना कि डिफेक्ट डायग्नोज हो गया है और अब उसके करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था, लेंस का यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स का यूज का। आप लेंस आइडेंटिफाई करो, लेंस कौन सा है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस। और हम लोगों को क्या बात मालूम है कि कन्वेक्स लेंस जो है हाइपरमेट्रोपिया नाम के डिफेक्ट विजन को करेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। या वैसे भी आप देख सकते हो कि यहां पर जो उसका नियरेस्ट पॉइंट था, अब नियरेस्ट पॉइंट जो है वो नियरेस्ट पॉइंट यहां से उठकर
आगे चला गया था, यहाँ था, यहाँ से उठकर यहाँ आ गया था, लेंस लगाया तो लेंस ने क्या किया, वापस से इसकी इमेज को रेटिना के ऊपर बना दिया। तो अब हमारे से क्या पूछा है, आइडेंटिफाइड द डिफेक्ट ऑफ विजन। तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिफेक्ट ऑफ विजन कौन सा हो गया हमारा, हाइपरमेट्रोपिया। फिर क्या पूछा है, कौन सा लेंस है, लेंस को तो हमें देखकर ही पता चल जाना चाहिए, कन्वेक्स लेंस है हमारा। नेक्स्ट है, ड्रॉ एंड लेबल अ रे डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस बिफोर करेक्शन। देखो हम लोगों ने आपको जब चैप्टर रीड कराया था तो तभी बोला था कि हमें तीनों, एक हेल्दी नॉर्मल आई, हेल्दी नॉर्मल आई में जो क्या होता है, हमारी इमेज रेटिना पर बनती है। अगर मुझे हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो क्या होगा, जो मेरी इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना से पहले हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो नियर पॉइंट है वो दूर चला जाता है। तो यहां पर अब डिफेक्टेड विजन बनानी है हमारी। खुशी वाली लाइन बेटा वो मैंने गलत बोल दिया, इसको कर दियो क्रॉस। हाइपरमेट्रोपिया में तो पीछे बनता है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि नियरेस्ट पॉइंट जो है वो मेरा वो दूर चला गया, होना कितना चाहिए था 25 सेंटीमीटर, तो 25 से वो दूर चला गया, इसलिए जो मेरी इमेज बनेगी ना वो रेटिना के पीछे बनेगी। रेटिना के पीछे इमेज बन रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ये हमारा डिफेक्ट है। इस डिफेक्ट को ही करेक्ट किया गया यहाँ पर कि वापस से रेटिना पर इमेज बन गई। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हो, नियरेस्ट पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, वो यहाँ चला गया, ठीक है। तो जो मेरी इमेज है वो भी रेटिना के पीछे जाकर बन रही है। अब इन्फिनिटी वाले केस में क्या होता है कि मतलब कि जब हमें मायोपिया हो जाता है, जो फारेस्ट पॉइंट है वो नॉर्मल आई का होता है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी से हटकर वो पास में आ गया, तो जो इमेज है मेरी वो भी रेटिना से पहले बन जाएगी। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, जैसे मर्जी आप समझो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हमने उसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। Now question number 36, this is again from electricity. A student needs to make a 0.12 ohm resistor. She has some copper wire of 0.80 millimeter diameter. Resistivity of copper is 1.8 into 10 की पावर 8 ohm meter. तो हमें यहाँ पर रेजिस्टिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम में आएगा बेटा हमारा। डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम लोगों ने पढ़ा था कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, L इज इक्वल टू लेंथ एंड A इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब हमें यहाँ पर R दे रखा है, ठीक है जी, और आपको डायमीटर दे रखा है, उसका रो भी दे रखा है। निकालना क्या है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया, वायर इज अबाउट 5 into 10 द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा हमें यहाँ पर पूरे फॉर्मूले की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, सिर्फ एरिया निकालने के लिए, बिकॉज वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया ऐसे निकलता है, लेकिन हमें क्या दे रखा है यहाँ पर डायमीटर, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, तो ए हो गया मेरा पाई इंटू डी अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहां पर हमें डी की वैल्यू दे रखी है 0.80 मिलीमीटर। अब ये मिलीमीटर में था, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। तो ये था मेरा 0.80, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस इज 80 अपॉन 1000, तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि 0.80 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। अब क्योंकि वो डी का स्क्वायर है तो इसको मुझे 2 बार वैल्यू लेनी है, और अपॉन 2, इस सबको अगर हम जब कैलकुलेट कर देते हैं तो देखो इन्होंने कैलकुलेट किया, पहले 2 से इसको सॉल्व कर लिया तो 0.40, 10 की पावर 3 अभी एज इट इज चल रहा है। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो गया 0.60 इंटू 10 की पावर, अब 3 जब पावर वो ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 इंटू 2 हो गया हमारा 6। ये निकल कर आ गई मेरे पास अंदर जो ब्रैकेट की वैल्यू थी पूरी सॉल्व करने के बाद। अब पाई आगे लगा हुआ है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 इंटू 0.16 इंटू 10 की पावर -6, तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद ये निकल कर आ गया, ये आया मेरे पास ए, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूरा फॉर्मूला जो ये वाला था अभी ऊपर ही हमें नहीं लगाना। कई बार तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैडम हमें एल तो दिया ही नहीं है, हम ए कहाँ से निकालें, बाकी सब चीजें दे रखी हैं।
आपको सिर्फ जो डायमीटर वाली वैल्यू दे रखी थी ना, वहां से आपको पहले ए निकालना है। अब सेकंड पार्ट उन्होंने क्या बोला है कि कैलकुलेट द लेंथ। अब आपको लेंथ निकालनी है वाई रिक्वायर्ड फॉर 0.1212 ओम रजिस्टर, मतलब कि आर की वैल्यू वही सेम है। तो जो रजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला था, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें एल की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला बन जाएगा, देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, तो ये बन जाएगा मेरे पास आर इंटू ए इज इक्वल टू रो इंटू एल, या रो एल इज इक्वल टू आर ए, देयरफॉर एल इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो। अब इन सब की वैल्यू हमें दे रखी है, वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। कैलकुलेशन में स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। पहले डेसिमल्स रिमूव कर लीजिए अगर आपको डेसिमल से दिक्कत आती है तो। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन गिवन डायग्राम। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आपको दिखा रखा है डायग्राम में। अ स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रोंगर देन एट वाई। यहां पर 2 पॉइंट दे रखे हैं, इस वाले पॉइंट का नाम दिया है x और इस वाले पॉइंट का नाम दे रखा है y। अब क्या पूछा है इन्होंने हमारे से कि एक्सप्लेन विद रीजन इफ द स्टूडेंट क्लेम इज करेक्ट। स्टूडेंट बोल रहा है कि x वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, जबकि y वाले उस पर वो कम होगा। तो आपको ये बताना है कि क्या उसने ये बात सच सही बोली है। और आल्सो रीड्रॉ द डायग्राम, मेक द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसने ये बात बोली है कि एक्सप्लेन विद रीजन इफ द स्टूडेंट क्लेम इज करेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट का जो क्लेम है बेटा वो हमारा ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट का मैग्नेटिज्म जो है उसके पोल पर ज्यादा होता है। तो एक्स उसका एक पोल दिखा रखा है, नॉर्दर्न पोल दिखा रखा है यहाँ पर हमारा, उसका नॉर्थ पोल। अब यहाँ से लाइटें निकली और हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे वो दूर बनेंगे कर, उनमें मैग्नेटिक इफेक्ट जब वो कम होता चला जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। रीड्रॉ करने के लिए बोला है डायग्राम को, कि डायग्राम को आपको दोबारा से ड्रॉ करना है, क्योंकि इसने क्या नहीं किया, इसने एरो के साइन नहीं लगाए। और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बार मैग्नेट के, अगर सपोज ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से इमर्ज होंगी और साउथ पोल में जाकर मर्ज हो जाएंगे, मतलब कि इधर से निकली और इधर जाकर वो घुस गई। तो हमने क्या किया, दोबारा से यही वाला डायग्राम बनाया, सिर्फ आपको एरो के साइन और बनाने थे, आपका डायग्राम हो गया कंप्लीट। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने दिया, कुछ लिखने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे से पूछा है 38 में कि द अबव इमेज इज दैट ऑफ अ डिजिटल लेंस रिफ्लेक्टर। एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आजकल सारी चीजें जो है वो डिजिटली यूज हो रही हैं। तो डिजिटल कैमरा, ये कैमरा विच आर यूज टू टेक हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स बाय प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं बेटा, वो इस वाले कैमरे को यूज करते हैं। द सेकेंड इमेज इज अबव टू इज ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाउ एन इमेज इज फॉर्म। तो ऊपर तो वो कैमरा दिखा रखा है, नीचे जो है उसका एक्चुअल में रे डायग्राम बनाकर दिखा रखा है कि रे डायग्राम कैसे बनता है। अब क्या पूछा है जी हमारे से कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन DSLR कैमरा शोन इन द अबव। हमें पता है कि जो हमने जब ह्यूमन आई वाला चैप्टर पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारी आंख के अंदर भी एक लेंस लगा हुआ है जो कन्वेक्स लेंस की तरह से काम करता है। तो कैमरे में भी क्या लेंस होता है, और हमारी आंख को कैमरे से कंपेयर किया गया था, तो यहाँ पर कौन सा लेंस होगा, हमारा कन्वेक्स लेंस होगा। क्योंकि कनकेव लेंस जस्ट अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, उसने कौन सी फिगर बनाई थी, स्ट्रेट फिगर, इरेक्ट फिगर बनाई थी, जबकि कन्वेक्स लेंस हमारी इन्वर्टेड इमेज बनाता है। नेक्स्ट पूछा है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन द सेंसर। जो सेंसर है
उसमें किस तरीके की इमेज बन रही है। तो देखो आपको दिख रहा है डायग्राम में, यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। तो हमारा जो ब्रेन होता है ठीक इसी तरह से काम करता है। वो क्या कर रहा है, इस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को इंटरप्रेट करके हमें स्ट्रेट करके दिखा देता है, वर्चुअल सॉरी इरेक्ट करके दिखा देता है। नेक्स्ट है सी पार्ट में और डी पार्ट में चॉइस दे रखी है कि सी है अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ DSLR कैमरा विद द लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 mm टू टेक अ क्लोजअप फोटोग्राफ ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। की फोकल लेंथ दे रखी है, यहाँ पर लेंस हमें पता चल गया कन्वेक्स है, फोकल लेंथ दे रखी है 50 mm क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ लेनी है। द लेंस प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑन टू द कैमरा सेंसर दैट इज लोकेटेड 60 mm बिहाइंड द लेंस। अब लेंस के पीछे जाकर जो है वो हमारी इमेज बन रही है। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो F दे रखा है जी, V दे रखा है हमें। अब देखो सोल्यूशन में हमें पता है कि हमें U निकालना है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस U क्या क्या दे रखा है, F 50 mm दे रखा है और जो V है वो 60 mm दे रखा है। अब क्योंकि जो V है उन्होंने बोला कि लेंस के पीछे बनी है जी इमेज, तो लेंस के पीछे जो इमेज बनेगी हमने पढ़ा है कि जो भी कोई चीज राइट साइड वाली वैल्यूज होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है बेटा। तो इसलिए हमारा क्या हो गया, V पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस में हमारा जो F है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। हमें निकालना है U की वैल्यू। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है हमारा क्या, लेंस फॉर्मूला होता है जी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आपको 1/u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो u इधर रह जाएगा, ठीक है, u हमारा इधर रह गया और इधर चला गया हमारा 1/v माइनस 1/f। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे जी हम लोग, ठीक है, तो आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा। अपना कैलकुलेशन कर लीजिए आप। अब यहाँ पर क्या आया हमारा, u की वैल्यू क्योंकि इधर माइनस है तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, और ये दिस इज वेरी अंडरस्टूड दैट u की वैल्यू हमारे नेगेटिव आती है। अब डी पार्ट क्या दिया है, देखो कई बार जो है बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन को देखकर ही डर जाते हैं। आंसर कितना था, केवल लेंस का नाम पूछा था, तो आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है ना वो काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे मेन थिंग यहां पर बेटा आपको फोकल लेंथ मिलीमीटर में दे रखी थी तो नो नीड टू चेंज इट इनटू मीटर, क्योंकि पहले ही बोला है कि बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली बात है उसकी फोकल लेंथ वहां पर कम ही होने जा रही है। अ फोटोग्राफर यूजिंग अ DSLR कैमरा टू टेक अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब किसी फूल की पिक्चर लेनी है इस कैमरे से। द फ्लावर इज पोजिशन 150 मिलीमीटर अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस, मतलब कि ये U दे रखा है हमें। द एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इज 80 mm, H दे रखा है मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट है। एंड द इमेज हाइट फॉर्म्ड ऑन द कैमरा सेंसर इज मेजर्ड एट 220 mm, ये क्या दे रखा है, H डैश दे रखा है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा। अब हमारा जो मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला था, मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू v/u। वहां से आप लोग पहले इसमें क्या निकालोगे बेटा, वहां से हम लोग निकालेंगे इसमें v की वैल्यू, u की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, और फिर हम लेंस फॉर्मूला लगाकर उसमें क्या लगा देंगे, निकाल लेंगे f की वैल्यू। तो देखो इन्होंने क्या दिया है, जो मैंने अभी आपको बताया, पहले हमारे पास मैग्निफिकेशन होता है h डैश अपॉन h, तो वहां से h डैश दे रखा है -20। और यहाँ पर आप कहोगे कि मैडम -20 क्यों लिया है हमने, क्योंकि जो इमेज बन रही है ना हमारी बेटा वो कहाँ पर बनी है, द एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इमेज हाइट फॉर्म ऑन द सेंसर इज मेजर्ड, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर जो है हमारी इमेज कहाँ पर बनी है, लेफ्ट हैंड साइड में बनी है। लेफ्ट हैंड साइड में बनने की वजह से यहाँ पर H जो है वो हमारा कहाँ पर बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बिलो जो जितनी भी हमारी वैल्यूज होती हैं उनको हम लोग माइनस में लेते हैं। तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास m की वैल्यू आ गई है -1/4। इसको हम लोगों ने सोल्व कर लिया तो ये निकल कर आ गई है मेरे पास -0.25 मिलीमीटर। माइनस साइन जो है
इसको एज इट इज लगा रहने देंगे। अब हमारे पास v की वैल्यू जो है निकालनी है हमें। पहले हमने m की वैल्यू निकाल ली, u की वैल्यू हमें दे रखी थी, तो m इज इक्वल टू v अपॉन u, वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास v की वैल्यू निकल कर आ गई 37.5 मिलीमीटर। सो द इमेज इज 37.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब v भी निकल गया है, u हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो निकालना क्या है f। लेंस फॉर्मूला लगा देंगे जी, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, सॉरी 1 अपॉन वी, रॉन्ग बोल दिया मैंने। लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू पुट करने के बाद ये आंसर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैडम यहाँ पर तो माइनस दे रखा था, यहाँ पर प्लस कैसे आ गया? क्योंकि जो हमारी u की वैल्यू है ना बेटा वो नेगेटिव होगी, क्योंकि u हमेशा हमारा नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड में होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सॉल्व करने के बाद f की वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट के लिए, तो ये आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 39, अटेम्प्ट इधर ऑप्शन ए और बी। अगेन इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आ गए जी आपके पास क्वेश्चन। देखो जी, यहां पर अब हमें क्या दे रखा है, 3 रजिस्टर है बेटा, यहां पर 2 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और एक जो इधर सीरीज में लगा हुआ है। 2 वोल्टमीटर लगे हुए हैं, एक इनके लिए वोल्टमीटर है और एक वोल्टमीटर इधर लगा हुआ है। अब पूछा क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर शोन इन अबव फिगर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। इसका कनेक्शन एक बैटरी से कर दिया। द पावर डेसिपेशन इन द 100 ओम रजिस्टर इज 81 वॉट। तो ये जो हमारा 100 ओम वाला रजिस्टर है, इसमें पावर का डेसिपेशन जो है वो मेजरमेंट करने पर आया 81 वॉट। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है जी? करंट की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोगों को ये बात मालूम है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, या P इज इक्वल टू V इंटू आई, और V की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, I इंटू आर। तो वहां से हमारे पास पावर दे रखी है, ठीक है, और आपको निकालना क्या है बेटा, यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू आर। क्या निकालने के लिए बोला है? करंट। आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई स्क्वायर इंटू आई। अब यहाँ पर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम हमें तो फॉर्मूला ये पता था P इज इक्वल टू V इंटू आई, बट क्योंकि पर्टिकुलरली उन्होंने एक रेजिस्टेंस के लिए पूछा हुआ है, तो जब कभी भी पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस के लिए पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आया। ठीक है, तो आई स्क्वायर इधर चला जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा हमारा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू P अपॉन आर। P की वैल्यू दे रखी है हमारी 81, आर की वैल्यू दे रखी है 100, तो 9 के टेबल से ऊपर कट गया, नीचे 10 से कट गया, तो आई स्क्वायर आ गया हमारे पास 9 अपॉन 10, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर था तो इस पूरे का अंडर रूट निकाल दिया मैंने। आई स्क्वायर था मेरा 81 अपॉन 100, इसका मतलब आई हो गया, इस दोनों का अंडर रूट निकालना है मुझे, 81 अपॉन 100। तो 81 का अंडर रूट जब मैं निकालती हूँ तो क्या हो जाता है 9, और 10 का अंडर रूट निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, वो सॉरी 100 का निकालती हूँ तो आ जाता है 10। तो मेरे पास अब ये वैल्यू आ गई, और इसको क्योंकि आई जो है वो हमारा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं निकालता, तो मैंने उसको जो है डेसिमल में कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ी कंफ्यूजन बस बच्चों के पास यही होती है कि कब हमें P इज इक्वल टू V इंटू आई लगाना है और कब हमें P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए अगर आपसे कोई वैल्यू पूछी गई है तो आपको P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर लगाना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, द रीडिंग इन द वोल्टमीटर 2। वोल्टमीटर 2 हमारा कौन सा है बेटा, ये, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो दोनों हमारे रेजिस्टेंस है इनको हमें इक्विवेलेंट पहले करना पड़ेगा इनकी जगह, ठीक है, और फिर हमें आई की वैल्यू हमने निकाल ली है ऊपर। तो वोल्टेज अक्रॉस 25 ओम रजिस्टर इज V2 इज इक्वल टू आई इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो अब हमने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, वहां से हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल कर आ गई 12.5 ओम। आई ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया था, और आई निकालने के बाद अब हमारे पास केवल V पूछा गया है, तो I इंटू आर, ओम्स लो,
कैलकुलेशन कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कोई डरने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रीडिंग इन द वोल्टमीटर 1। अब वोल्टमीटर 1 में रीडिंग पूछिए जी हमारे पास। वोल्टमीटर में आर कितना है हमारा यहाँ पर 100 ओम, ठीक है। तो 100 ओम हमारा आर है, आई हमारा दे रखा है 0.9, वैल्यू पुट कर देंगे, सेम फॉर्मूला लगना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करके जो दे रखा है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको देख के ही बच्चे काफी घबरा जाते हैं, कितना टिपिकल सा क्वेश्चन दे दिया। एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स ए बी सी। 3 हीटिंग एलिमेंट हैं, सेम दे रखे हैं, कनेक्टेड एज शोन इन फिगर अबव। ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एज 1.2 किलोवाट, मतलब कि उनकी पावर दे रखी है ये 240 वोल्ट एंड हैज अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस S1, S2 एंड S3 आर रिस्पेक्टिव। रेजिस्टेंस जो है वो हमारे कांस्टेंट है, हमें V की वैल्यू दे रखी है, हमें P की वैल्यू दे रखी है। अब क्या निकालने के लिए बोला है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो इसलिए जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है V = I × R, ठीक है, वहां से हमारे पास क्योंकि यहाँ पर V I तो हमें गिवन नहीं है बेटा, तो इसलिए हम क्या करेंगे वहां से P = V² R, ये वाला फॉर्मूला जो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, क्योंकि हमने पढ़ रखा है I × R, ठीक है जी। हमें यहाँ पर क्या बोला है कि तो हमारे पास P यहाँ पर दे रखा है, तो P = ये IR किसके इक्विवेलेंट होता है, V के, और हमने फॉर्मूला पढ़ा है P = V × I, ठीक है, इसलिए हो गया ये V², ठीक है। तो यहाँ से जो है हमने इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया था, तो फॉर्मूला जो है आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। डिपेंड करता है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को गिवन लिखना है। अब V² है क्योंकि, तो एक V की वैल्यू दे रखी है 240, तो 240 × 240, और P की वैल्यू दे रखी थी हमें 1.2 किलोवाट, इसका मतलब है 1200 वाट। सॉल्व कर दिया, ये निकल कर आ गया हमारे पास आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज। जब S1 और S3 केवल क्लोज होंगे तो क्या होगा। तो R की वैल्यू भी हमने क्या निकाली थी 48 ओम, V पूरे सर्किट के अंदर सेम ही रहने वाला है। तो पहले हमने करंट निकाला केवल यहाँ पर C के लिए, C में करंट आया हमारा V = I × R वाले फॉर्मूले से, तो C के अंदर आए ये वाला करंट हमारा, ठीक है। अब हमें करंट निकालना है A और B के लिए। A और B दोनों जो है वो हमारे अगेन ओम्स लॉ लगा दिया हमारे पास, तो क्योंकि R अभी ऊपर हमने पढ़ा कि R जो है वो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन एक R है 48, तो R + R 48 + 48 ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो 96 आ जाएगा। V की वैल्यू सेम दे रखी है, ये निकल कर आ गया। नेक्स्ट पूछा है कैलकुलेट द पावर डेसिपेटेड अक्रॉस A व्हेन S1, S2 एंड S3 आर क्लोज। जब तीनों को ही जोड़ दें जी तो तब क्या होगा, जब हमने तीनों को जोड़ दिया और ऊपर हमने पढ़ा है कि R जो है वो कांस्टेंट है, R की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, तो P = I² × R जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी लिया था, वहां से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास I की वैल्यू 5 एम्पियर आई थी क्योंकि टोटल की, तो P की वैल्यू जो है निकल कर आ गई। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए, वो हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, तो अब आपका पेपर जो है ये कंप्लीट हो गया बेटा। तो अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं बेटा। और रिवीजन वीडियोस की हम लोग आपके लिए कंटिन्यूशन में सीरीज लेकर आ रहे हैं 10th क्लास एज वेल एज 9th क्लास की। साथ साथ में हम लोगों ने इंस्टाग्राम चैनल पर बेटा आपको एक्टिविटीज़ को समझाने के लिए इंस्टाग्राम चैनल पर रील्स अपलोड करने स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप लोग हमारा इंस्टाग्राम का चैनल भी फॉलो कर लीजिए जल्दी से जल्दी। लिंक आपको जो है वो बायो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।